फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की साइंस। और मैं आपको बता दूं कि जब से आपके साइंस लगी है 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, जितनी भी आप साइंस पढ़ोगे ना, सबसे इंटरेस्टिंग जो पोर्शन रहेगा ना साइंस का, वो 9th क्लास की साइंस रहने वाली है। बहुत ही मज़ेदार ये साइंस वाला पोर्शन है। मुझे तो पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है और डेफिनेटली आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि ये जो पोर्शन रहता है ना, इसमें डायग्राम्स बहुत बनेंगे, तो आपको अपनी पेंसिल, इरेजर और शार्पनर साथ में लेकर के बैठना, और स्केल मिल जाए तो मज़े वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो वो साथ में लेकर के बैठेंगे। जो जो चीज़ें हम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और डायग्राम्स को पहले तो आप पेंसिल से बना लें और बाद में उनको फेयर कर लें स्केचेस से, अलग अलग स्केचेस से, अलग अलग पेन्स का यूज़ करके, कलर्स का यूज़ करके। अब बहुत ही मज़ेदार सा अपने जो नोट्स जो बनाए हैं वो रंग बिरंगे होने चाहिए, फिर आपको पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस ये कहती है कि आप अगर अलग अलग रंगों में नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा याद होंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें, पिक्चर्स देखते हो तो वहाँ पर चटाक कलर होते हैं और बहुत ही चटाक मतलब डार्क, ठीक है, डार्क कलर्स होते हैं और बहुत ही अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी स्टोरी हमारे माइंड में छप जाती है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कलरफुल से नोट्स बनाने हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी साइंस। ठीक है, अब देखो, जैसे एसएसटी की कई ब्रांचेस होती हैं ना, एसएसटी में क्या क्या पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से कई सारी ब्रांचेस हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही साइंस की भी कई सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, साइंस जो होता है ना, विज्ञान का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का लॉजिक, कि वो किस वजह से हो रही है, किसी चीज़ के होने का कारण जानना किस में जानते हैं, विज्ञान के अंदर जानते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से हो रही है, ये वो कैसे होगी। ठीक है, तो ये सब किस में जानते हैं, साइंस में जानते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो, साइंस जो होता है वो आगे जा कर के कई पार्ट्स में बंट जाता है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुक में सबसे पहले जो आपके 4 चैप्टर्स होंगे वो किसके होंगे, केमिस्ट्री के होंगे। किसके होंगे, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ कैसे रिएक्ट करेगा, पदार्थ के अंदर कैसे होगा, सारा कुछ पदार्थ के अंदर कैसे होगा, कैसे हमारे जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मिलाएंगे तो कैसे रिएक्शंस होगी, सारा का सारा किस में आ जाता है, रसायन विज्ञान के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसमें आपके कितने होंगे, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर रसायन विज्ञान के ही होंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आएगा वो आएगा आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। ठीक है, तो उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में और संजीवों के बारे में बेसिकली जानते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों के बारे में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सारा कुछ इसी के अंदर जानते हैं बायोलॉजी के मतलब, यानी कि जीव विज्ञान, संजीवों के बारे में जानना जिसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे इसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स आएंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, और उसके बाद तीसरी ब्रांच जो आती है वो आती है आपकी फिजिक्स, और सबकी फेवरेट ब्रांच है ना, फिजिक्स वाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई कण जा रहा है वो कैसे जाएगा, कोई बॉल आपने फेंकी, बॉल का वेग क्या है, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी का वेग क्या है। ठीक है, आपने ट्रक से जो है छलांग लगाई है, आपको कितनी ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी दूसरे ट्रक पर जाने के लिए, कोई गोली आपने चलाई है, कोई गति आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। यानी कि किसी भी चीज़ को बाहर से जब देखा जाता है, बाहर से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा किसके अंदर होता है, भौतिकी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि किसी चीज़ को बाहर से देखना होता है भौतिक विज्ञान, और उसके अंदर घुस करके देखना क्या होता है, रसायन विज्ञान। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान अगर हम करेंगे तो उसके अंदर हमारे 5 चैप्टर्स बेसिकली रहने वाले हैं। समझ में आ गया। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर बायोलॉजी के, फिजिक्स के 5 चैप्टर, और उसके बाद आपके जो भी चैप्टर्स बचेंगे, लगभग 3 चैप्टर बचेंगे, तो वो आ जाएंगे आपके सामान्य विज्ञान के। किसके, सामान्य विज्ञान के। सामान्य विज्ञान मतलब
सिंपल सी बात है, जब इन तीनों विज्ञानों को मिला करके कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह पढ़ा जाता है, कचरा वगैरह पढ़ा जाता है कि कचरों का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, सामान्य विज्ञान के अंदर। तो सामान्य विज्ञान के अंदर जो है आपके 3 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, तो 3 चैप्टर यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल चैप्टर्स आपके कितने हो गए, तो टोटल चैप्टर्स अगर देखा जाए तो 15 चैप्टर आपके जो है बुक के अंदर होंगे, ठीक है। आपको पता चल गया, पूरी स्कीम आपको पता चल गई कैसे सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। रसायन विज्ञान में 4, बायोलॉजी में 3, फिजिक्स के 5 और सामान्य विज्ञान के आपके 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला पोर्शन उठाएंगे, लास्ट में हम ये वाला बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाएंगे और उसके बाद हम सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन उठाएंगे। समझ में आ गया आपको कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, बस आपको काम इतना करना है कि आपके नोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने चाहिए, ठीक है। डायग्राम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम पर जाइए, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर नंबर है आपका फर्स्ट। तो सबसे पहले वो कहता है कि पदार्थ क्या होता है। आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी पदार्थ से बनी है। जैसे आपकी बुक है, नोटबुक है, वो किसी ना किसी पदार्थ से बनी है, ठीक है। आप जिस चेयर पर बैठे हो वो भी किसी, अगर प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हो तो प्लास्टिक की है, ठीक है। सोफे पर बैठे हो तो सोफ़ा कपड़े से बना हुआ और कपड़ा किसी ना किसी पदार्थ का बना हुआ है। तो हर एक चीज़, लकड़ी का टेबल आपके सामने है, बेड पर बैठे हो या कोई भी कहीं भी आप बैठे हो तो लकड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, सीमेंट का है, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी किसी ना किसी पदार्थ से बनी है, ठीक है। तो पदार्थ आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ पदार्थ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, स्टक हो गए ना। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कि सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ पदार्थ है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें। तो सिंपल सी बात है कि हर कोई वो चीज़ जो कोई ना कोई स्थान घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ। टेबल कोई स्थान घेर रहा है क्या, बिल्कुल। आप कोई स्थान घेर रहे हो क्या, तो आप भी क्या हो, किसी ना किसी पदार्थ से बने हुए हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पदार्थ वह जो स्थान घेरता है, वह जो स्थान घेरता है, और स्थान को जितना कोई चीज़ स्थान घेरती है तो उसे आयतन भी कह देते हैं। तो ये इस चीज़ को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पदार्थ वो है जिसका कोई ना कोई आयतन होता है या वो कोई ना कोई स्थान घेरता है, पहली चीज़। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर द्रव्यमान होता है। उसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान। वह जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ। अब आप कहेंगे द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी चीज़ का संगठन, कि वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ है। जैसे अपने अगर कहें कि लोहे का कोई इतनी बड़ी, अगर हम कोई बॉल टाइप से ले लें, लोहे का कोई भी पदार्थ ले लें, ठीक है, तो वो काफ़ी जो है भारी होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर हम थर्माकोल शीट ले लें तो यहाँ पर द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, आयरन का जो आपने गोला लिया है, आयरन का जो स्फेयर लिया है, लोहे का गोला, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उसके अंदर पदार्थ कितना, संगठन कितना है उसका, ठीक है। इस चीज़ को अगर अब नहीं समझ पा रहे हो तो टेंशन मत लो, आगे आगे समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आप याद रखो कि वह कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है, पदार्थ। समझ में आ गया। अब कई लोगों ने पूछा कि बताइए कि ये पदार्थ जो है वो बना किससे होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर हम क्रियाकलाप करके देखेंगे चीज़ें, और चीज़ों को देखेंगे, देख करके हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नमक ले लो, ठीक है। आपने क्या लिया, पानी ले लिया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पानी ले लिया और उसके अंदर 1 स्पून भर के क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब नमक यहाँ पर यूं होगा, ठीक है। अब क्या करो, स्पून से आपने इसको, नमक को पूरी तरीके से हिला दिया तो नमक क्या उस गिलास के अंदर घुल जाएगा क्या, तो नमक इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो इसके अंदर देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में क्या था कि हमारा नमक था, यानी कि कोई पदार्थ था,
ठीक है। जैसे ही हमने पदार्थ को इसके अंदर डाला, जैसे ही पदार्थ को पानी के अंदर डाला, पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में टूट गया और सभी जगह पर फैल गया। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ किस चीज़ से बना है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप सिंपल सी बात कह देंगे कि जब भी हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं, नमक को जल के अंदर घोला जाता है, तो नमक के जो कण होते हैं वो जल के अंदर पूर्ण रूप से समावेशित हो जाते हैं, यानी कि पूरे जल के अंदर फैल जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो नमक बना हुआ था ये किससे बना था? कणों से बना हुआ था। यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से बना होते हैं। अब चाहे आप कुछ भी घोल करके देख लो, चाहे तो आप क्या करो, चीनी है, चीनी को घोलोगे तो चीनी में घुल जाएगी ना कुछ टाइम के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कण है वो इसमें पूर्ण रूप से मिश्रित हो गए, सभी जगह पर समान रूप से फैल गए, जिसको हमने कहा है कि यहाँ पर सारे के सारे कण समावेशित हो गए। इसका मतलब पदार्थ किस चीज़ से मिलकर के बना है? पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये जो कण होते हैं ना, तो यहाँ पे एक नोट डाल करके आप लिखेंगे कि ये जो कण होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब पदार्थ समझ लिया क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब हम समझते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के ये जो कण होते हैं ये पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। जैसे मान लो कि अपने मान लेते हैं कि जब भी हम कल्पना करने पर आते हैं ना, तो वैसे तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना करते हैं तो हम लगभग इस तरीके की कल्पना करते हैं छोटी क्लासेस में कि ये जो कण हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। कणों को हमने बड़ा कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि अच्छे से दिखाया जा सके। तो ये इस तरह से कण जो है जब आस पास होगी तो आप इस तरह से जब बॉल्स को कितना भी पास ले आना, इस तरह से मान लीजिए कि कणों को आप बॉल के रूप में मानो, तो आप बॉल्स को कितने भी पास ले आना, हर 1 2 3 4 5 बॉलों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहेगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि पदार्थ के कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान रहता है, यानी कि रिक्त स्थान आवश्यक रूप से होता है, रिक्त स्थान होता ही होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक चीज़ हमें क्रियाकलाप करके समझनी है, ठीक है। और क्रियाकलाप मेरा तो एक फेवरेट है, कौन सा? पानी में नमक घोलते हैं, वापिस से घोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, गिलास पानी का ले लिया, ठीक है, गिलास में पानी डाल लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, ठीक है। अब नमक के कण आएंगे, ब्लू कलर से ले लेते हैं नमक के कण, ठीक है। ये तो किसके कण हैं? पानी के कण हैं, ठीक है। अब ब्लू कलर से अपने जो है नमक के कण आ रहे हैं। अब जल के कणों के बीच में जगह थी, तभी तो नमक के जो कण थे वो जा करके इनके बीच में फंस गए। समझ में आ गई आपको? यानी कि ये मान लो कि ये हमारा नमक वाले पार्टिकल है, नमक वाले कण हैं, तो ये नमक वाले कण तभी तो बीच में उनके जा करके मिल गए ना जब जगह थी। अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ में जगह नहीं है तो उसके अंदर आप जा पाओगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इनके बीच में जगह थी, इसलिए तो नमक का जो नमक था वो जल के कणों के बीच में घुल गया, ठीक है। इसी वजह से तो ये घुलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्रियाकलाप से आप कैसे समझाओगे? सिंपल सी आप बात बोलोगे कि हम जानते हैं कि जब नींबू पानी, चाय या कॉफ़ी बनाई जाती है, या नमक या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जल को शुद्ध रखने की, यानी कि जल में जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने की दवा होती है, ठीक है। तो उसको जैसे जल में डालते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे नमक है, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मात्रा को जल में विलय करते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य के जो रिक्त स्थान है वहाँ पर जा कर के
क्या बोला मैंने कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में जा कर के समावेशित हो जाते हैं या फिर सेट हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, यानी कि इस चीज़ से हमें पता चलता है कि पदार्थों के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये जो दो प्रकार के कणों का एक दूसरे के बीच में मिलना जो होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोला जाता है, विसरण। यानी कि हमने नमक डाला, हमने नमक डाल करके स्पून हिलाई थोड़ी सी और नमक के जो पार्टिकल है वो इन जल वाले पार्टिकल्स, जल वाले कणों के बीच में जा कर के सेट हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है, एक पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान बचे हुए हैं उसमें दूसरे पदार्थ के कण आकर के जब समावेशित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण। और इस पूरे क्रियाकलाप से हमें क्या समझ आ रहा है, इस पूरे क्रियाकलाप से हमें समझ में आ रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह, तभी तो ये कण आकर के इसके अंदर फिक्स हुए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की, है ना। कर रहे हैं वैसे तो, एक तो गुण पढ़ लिया, तो फटाफट से इनके थोड़े से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला अभिलाक्षणिक गुण, कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुण क्या हो गया कि कणों के मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो आप कह दोगे कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है तो उसके कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है तो उसके कण जो है वो हर वक्त जो है गतिशील रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी लकड़ी है, आपके सामने कोई लकड़ी है, ठीक है। तो उस लकड़ी के अंदर ध्यान से देखिए, क्या कोई कण आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई कण आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? तो कण इतने छोटे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कण है वो लगातार गतिशील हैं, ठीक है। ठोस जो होते हैं उसके अंदर थोड़े कम गतिशील होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। कोई द्रव ले लेंगे तो उसके अंदर जो है कण गतिशील होते हैं, ठीक है। और जब गैस ले लेंगे तो गैस तो आपको पता है, गैस तो इधर उधर जो है बहती रहती है, इसका मतलब वो तो गतिशील होती ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि प्रत्येक पदार्थ के जो कण हैं, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो थोड़े कम गतिशील होते हैं, बहुत कम गति वो करते हैं, इसलिए हमें उनकी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? आप कहेंगे कि ठीक है, आपने कह दिया तो हमने मान लिया कि जो गैस है, गैस कोई ना कोई स्थान घेरती है, इसका मतलब ये भी पदार्थ है ना, ठीक है। तो पदार्थ के अंदर जो कण है वो लगातार गतिशील रहते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो ये जो कण है वो गतिशील तो रहते हैं, इसी के अलावा अगर कणों, ये जो पदार्थ है अगर उसको गर्म किया जाता है, अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ये आपका पदार्थ है, उसके अंदर कण जो है इस पदार्थ के अंदर अंदर गति कर रहे हैं, ठीक है। उनको जो है उनकी गति हमें नहीं पता चल रही, तो आप क्या करो कि जैसे ही इनको गर्म किया जाता है, जैसे ही क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है, तो वैसे ही इन कणों की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको तापमान दे रहे हैं। तापमान दे रहे हैं तो इनकी जो गति की ऊर्जा होती है, जिसको आप गतिज ऊर्जा बोलते हो, उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है गति करने के लिए, और वो गति करने लगते हैं। और इनकी गतिज ऊर्जा कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि ये जो है इस टॉप, ये जो बर्तन है उसको छोड़ करके बाहर उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा तो आप कहेंगे कि ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा कि पदार्थ निरंतर गतिशील रहता हो और उसको जब गर्म करेंगे तो उसकी गति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जो है पदार्थ बाहर, बर्तन से बाहर आकर के अपने चारों तरफ फैल जाएगा। तो क्यों नहीं देखा आपने? आप शाम को जो है आपने ज़रूर देखा होगा कि जब जैसे ही हमारे घर में खाना बनता है, जैसे ही खाना बनता है इतनी भूख लगी होती है, और जैसे हम घर में आते हैं, किचन की साइड में जाते हैं, तो वहाँ से किचन से खाने की बहुत ही अच्छी महक आ रही होती है, जो कि महक जैसे ही हमारे तक पहुँचती है तो हमारी भूख एकदम बढ़ जाती है ना। तो आप कहेंगे अब जो है इतनी भूख लगी हुई है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना, तो खाना खा के क्लास में बैठा करो, ठीक है। और अगर आप खाना खा के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना कि खाना क्या हो रहा है, खाना जैसे
ही गर्म होते हैं तो खाने के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं। गतिशील हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि बर्तन से उड़ कर बाहर जो है कि सिंपल सी बात है, आपकी मान लीजिए कि किचन में खाना गर्म हो रहा है, किचन में खाना गर्म हो रहा है या खाना पक रहा है, तो वो पदार्थ के कण जो है वो गतिशील हो जाएंगे। गतिशील हो जाएंगे तो वो इस बर्तन से यूं 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 होते 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 आपके रूम तक पहुंच जाएंगे और आप जैसे उसे सूंघोगे तो आपको भूख लग जाएगी। समझ में आ गया आपको? यानी कि खाना आपको बुला रहा है कि भाई आओ, ठीक है, वो अपनी महक भेज रहा है आप तक। तो अब आपने देखा ना, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने अगरबत्ती आप किसी भी कोने में जला दो रूम के, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। तो आप कह सकते हो ना कि कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। और अगर कणों को तापमान दे दिया जाए फिर तो वो ऐसी गति करेंगे कि सबको साफ पता चल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो इस क्रियाकलाप से हमें समझ में आता है कि कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इस पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि किसी क्रियाकलाप के माध्यम से बताइए कि कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। तो आप कह देंगे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई अगरबत्ती, या फिर जब खाने को गर्म किया जाता है तो खाने की महक जो है वो दूर दूर तक फैल जाती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है वो गतिशील रहते हैं और अगर उनको तापमान दिया जाए, अगर उनको गर्म किया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो गति है वो भी बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब यहाँ पर एक और बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हमने नमक को जल के अंदर घोला था, जब हमने नमक को जल के अंदर, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, चीनी ले लीजिए या नमक ले लीजिए। नमक आप जल में डाल करके कुछ मत कीजिए, उसको हिलाइए भी मत, कुछ नहीं किया, फिर भी आप देखेंगे अगर आप उस पानी को पिएंगे तो आपको नमक का टेस्ट आएगा। क्यों टेस्ट आएगा? क्योंकि जैसे ही आपने नमक डाला तो नमक नीचे तो रहा ही, इसी के साथ साथ उसके जो कण थे वो गति करते हुए पूरे पानी में फैल गए। किस वजह से फैले भाई? हमने फैलाए क्या? नहीं, कण खुद चल करके पूरे पानी में फैले। इसका मतलब कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं, वो एक जगह पर टिक करके नहीं बैठ सकते, वो पूरे पानी में फैल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर हमने हिलाया नहीं है फिर भी पूरे पानी में फैल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल पता चल गया आपको कि कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। अब खाने वाला जो क्वेश्चन है उस पर एक और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि बताइए ठंडे खाने की सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन गर्म खाने की जो सुगंध है वो हमारे पास चल करके आती है। तो उसका कारण क्या है कि जब खाने को गर्म किया जाता है तो खाने की जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनकी गति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो वायुमंडल में खुले होकर के घूमेंगे, इधर उधर अपनी महक फैलाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो इसका भी एग्जाम्पल आप क्या देंगे कि सिंपल सी बात है कि पदार्थ के कणों को अगर तापमान दिया जाता है या उनको गर्म किया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी गति भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है महक के रूप में इधर उधर फैलने लगते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं इसके तीसरे अभिलाक्षणिक गुण की। जो तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है वो कहता है कि कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है अपने पास खींचते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसको क्रियाकलाप से भी हम समझेंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए तीसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षित करते हैं तभी तो आपका जो चौक है तो उसके सारे के सारे कण जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। वो जो है उसको जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक सारे के सारे कण एक साथ रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रख रखा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी के जितने भी कण होते हैं उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तभी तो वो इतना सॉलिड है, इतना ठोस है, ठीक है। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाना हो तो क्रियाकलाप आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं कि इस तरह की एक टैब या टोंटी ले लेते हैं जिसको आप कहेंगे, ठीक है,
ये ओल्ड फैशन है थोड़ी सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा जैसे ही हम खोलेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारा पानी निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा, काफ़ी बड़ी सारी है टैप, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा और जब ये पानी निकल रहा है तो इसमें से जैसे ही आप यहाँ पर अपना बीच में हाथ लेकर के जाओगे, ठीक है, इस पानी में अपना हाथ या कोई भी चीज़ लेकर के जाओगे तो क्या होगा कि पानी जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, पानी यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, दो भागों में बंट जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी उंगली के आप देखोगे कि उंगली से ऊपर पानी गिर रहा है, दोनों साइड से पानी नीचे आ रहा है और वापस से नीचे से पानी वापस से मिल जाता है और वैसे ही बहने लगता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि मान लीजिए थोड़ी सी, चलिए कम जलधारा लेते हैं, ठीक है, पतली सी लेते हैं, इस तरह से है, आपने बीच में उंगली डाल ली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पहले तो इस तरह से फैलेगा लेकिन उसके बाद वापस से वो जो है एक साथ बहना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इस तरह से वापस से यहाँ पर पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बीच में जो भी चीज़ बीच में आपने लगा दी, ठीक है, तो उसके आसपास फैलेगा लेकिन वापस से मिलकर के बहना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा क्रियाकलाप आप करके भी घर पे देख सकते हो, ठीक है। अभी भी अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, 20 चलाइए, उसके नीचे हाथ करके जो है थोड़ा सा देखिए कि उसमें से पहले तो पानी फटेगा और उसके बाद जो है पानी के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, वापस से पानी की एक जलधारा बन जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाना हो तो आप ये क्रियाकलाप बता सकते हैं और एक बढ़िया सा डायग्राम भी आपको इस पर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पदार्थ क्या होता है, वह जो स्थान घेरता है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। पदार्थ किससे बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, कण निरंतर गतिशील रहते हैं और कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो एक एक गुण है ना, ये एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं बड़े वाले, ठीक है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं पदार्थ के रूप और पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो जिसको हम गैस कहते हैं वो भी पदार्थ होता है, एक जो पानी, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, द्रव होती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं कौन से, ठोस, दूसरे कौन से होते हैं, द्रव, और तीसरे कौन से होते हैं बताओ ज़रा, तीसरे होते हैं हमारे गैस, ठीक है। तो आप कह देंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब चौथी एक अवस्था भी अगर आप थोड़ी सी एडवांस नॉलेज रखते हैं तो चौथी भी एक अवस्था होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर डिस्कशन जो है नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है एक गैस का ही एक टाइप होता है, क्योंकि वो आयनाइज्ड गैस होती है। आयनाइज को हम हिंदी में बोलेंगे कि आयनित गैस होती है, ठीक है, आयनित गैस होती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो गैस का ही एक प्रकार हो जाएगा। अभी हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हम सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार होते हैं जिनको आप देखते ही हो। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ठोस का एग्जाम्पल दो कोई, ठोस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दोगे। कांच का गिलास है वो ठोस है, जिस फ़ोन से आप पढ़ रहे हो वो ठोस है, ठीक है, या जिस कॉपी से, जिस पेन से आप पढ़ रहे हो वो ठोस है। द्रव, गिलास के अंदर जो भी कॉफ़ी, चाय, जो भी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, जो भी चीज़ है, पानी है, वो सारा का सारा क्या है, द्रव है, ठीक है। और जिस गैस से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ का आप सांस लेने में यूज़ कर रहे हो या खाने की महक आपके पास आ रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, गैस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन प्रकारों के बारे में बताना है कि ठोस कौन से होते हैं, द्रव कौन से होते हैं और गैस कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस तो यही रहता है कि ठोस जो होते हैं उनके कण जो हैं उनके मध्य की दूरी बहुत कम होती है। ठोस जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों के कण निकट स्थित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये आप जो है थोड़ा सा डायग्राम बना लोगे ठोस के अंदर, और पहली प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे ठोस की, कि ठोस कणों के मध्य,
ठोस पदार्थों के कणों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन द्रव के जो कण होते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी होती है। द्रव कणों के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी होती है। देखिए अभी आपको लिखना नहीं है, फिलहाल आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। इनके बारे में हम 4-5 पॉइंट बना करके लिखेंगे। फिलहाल आप डायग्राम बना लो और समझ लो कि ठोस के कण एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के जो कण होते हैं वो पूरा जितनी उनको जगह मिलती है उतने दूर दूर हो जाते हैं। जैसे आपने रूम के अंदर कोई गैस भरनी है तो रूम के अंदर आप जितनी भी गैस छोड़ोगे वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वो रूम के आकार पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने कोई गैस इतने से रूम में ले जा करके उसको बंद किया है, ठीक है, तो वो इतने से रूम में फैल जाएगी। अगर आपने उतनी ही गैस इतने बड़े रूम में बंद कर दी तो वो उतने बड़े रूम में बंद हो जाएगी। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। चाहे आप आधा गिलास पानी चाहे आधे गिलास में रखो, चाहे जग में रखो, वो पानी तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन गैस उतनी नहीं रहती है, गैस फैलती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप क्या कह दोगे कि गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरह से बहुत दूर दूर होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये 3 डायग्राम आप फटाफट से बना लीजिए। डायग्राम्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस में ऐसा क्यों है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को चिपका करके रखती हैं, जो एक दूसरे के पास खींचती हैं, यानी कि आकर्षित करती हैं, क्या वो कभी दूर दूर जाएगी? अब सिंपल सी बात है कि जब मान लीजिए कि एक फैमिली है, अब फैमिली के सभी लोग जो है वो बहुत ही प्यार और स्नेह से रहते हैं, तो क्या वो दूर दूर रहेंगे या पास पास? तो आप कहेंगे बिल्कुल वो एक साथ एक घर के अंदर रहेंगे। और वहीं अगर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो दूर दूर रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है कि ठोस के कण पास पास हैं। इसका मतलब क्या है कि ठोस कणों के मध्य जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। हमें पता है ना कणों के बीच में आकर्षण होता है, तो ठोस में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी की वजह से तो ये कण पास पास है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। समझना है, फिलहाल लिखना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम द्रवों की, ठीक है। अब द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अंदर थोड़ा प्यार भी है, थोड़े झगड़े भी हैं। इसका मतलब आकर्षण जो है वो कम होता है। इसके अंदर इन कणों के मध्य आकर्षण जो है थोड़ा कम होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ तो आकर्षण बहुत ही कम है, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है। जितनी जगह मिलेगी उतने दूर जाएंगे, जितनी बड़ी शहर होगा उतने दूर दूर जा कर के ये परिवार वाले रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर तो आकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये आकर्षण वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? अगर ये आकर्षण वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया, डायग्राम बना लिए, तो अब हम जो है इन चीज़ों में अंतर साफ तौर पर जो अब मैं लिखूं आपको साफ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम तो आपने बना लिया है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो लिखनी होती है वो ये लिखनी होती है कि ठोस कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि द्रवों के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, और गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे कि ठोस की तुलना में द्रवों के कणों के मध्य जो आकर्षण है वो थोड़ा कम होता है। और यहाँ पर आकर्षण, गैस के कणों के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है। पहला पॉइंट, ठीक है। समय पहले पॉइंट आगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि एक काम करो, आपके सामने कोई भी ठोस है तो उस पर जोर से अपना हाथ मारो। जोर से हाथ मारोगे तो अब क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि जी चोट लगी, ठीक है। चोट किस वजह से लगी? क्योंकि ये जो ठोस है ना ये दृढ़ होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है दृढ़ होते हैं, ठीक है। दृढ़ होते हैं क्योंकि इनके कण पास पास हैं। कणों के बीच में जगह नहीं है इतनी कि आप उन कणों को हटा करके अपना हाथ जो है उसके आर पार कर सको, नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने गैस
मेरे रूम में जो है स्टूडियो में पूरी गैस है, ठीक है, जिससे मेरे को जो है सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन गैस है फुल, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के अंदर मुझे हाथ हिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो द्रव होते हैं, जो गैस होती है उसके अंदर कण दूर दूर होते हैं, ठीक है, वो दृढ़ नहीं होती है। लेकिन ठोस अगर उस पर हाथ मारोगे तो चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो दृढ़ होते हैं। पहली चीज़, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब द्रवों की बात की जाए तो क्या द्रव भी दृढ़ होते हैं क्या? तो आप कह देंगे द्रव तो कभी भी दृढ़ नहीं होते। इसका मतलब द्रव क्या होते हैं? द्रव जो हैं वो तरल होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो द्रव जो है वो क्या होते हैं? तरल होते हैं, ठीक है। और गैसों की अगर बात की जाए तो गैस में तो बहुत ज़्यादा तरलता होती है। अगर गैस को छोड़ दिया जाए तो वो तो हर जगह बहने लगती है, महक बहने लगती है ना कहीं भी, ठीक है। तो आप कह दोगे कि इनमें तो है क्या होती है? तरलता बहुत अधिक होती है, तरलता बहुत अधिक होती है। अब आप कहेंगे कि तरलता तो जल में भी होती है, तरलता तो द्रव में भी होती है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि तरलता जो है वो गैस में ज़्यादा होती है? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, फर्श पर पानी गिरा दो। फर्श पर जैसे ही पानी गिराओगे, ध्यान दीजिएगा ज़्यादा पानी मत गिरा दीजिएगा, कहीं आपके जो है मोमा कहीं आपको डांटने लग जाए, है ना। थोड़ा सा पानी गिराओ, थोड़ा सा पानी जैसे ही गिराओगे तो क्या हो जाएगा? पानी जो है वो बहने लग जाएगा। कहाँ से? ऊंचाई से, जिधर उसको ढलान मिलेगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बहने लग जाएगा, बहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप गैस को कोई गैस है, ठीक है, गैस को ले जा करके छोड़ोगे तो वो किस तरफ बहेगी? वो चारों तरफ बहेगी। आप एक काम करो कि खाने को गर्म करके रूम के बीचों बीच ला करके रख दो तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। इसका मतलब उसकी तो कोई दिशा ही नहीं है, वो तो सारी दिशाओं में फैल गई। तो बताओ कि गैस में तरलता ज़्यादा हुई कि द्रव में? गैस में, क्योंकि द्रव तो ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन गैस सब जगह जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ठीक है। तो तरलता गैस में ज़्यादा होती है। अब तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट ये है आयतन पर, ठीक है। अब क्या होता है कि ठोस जो होता है उसका एक फिक्स आयतन भी होता है और एक फिक्स आकार भी होता है, ठीक है। आयतन व आकार निश्चित होते हैं, आयतन व आकार निश्चित होते हैं। अगर लकड़ी को जैसा बनाया गया, जैसे शेप दी गई है वो वैसा ही रहेगा, वो अपनी मर्जी से कभी भी शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आप एक काम करो, बॉल ले लो, ठीक है, कोई भी बॉल, ठीक है। अब बॉल को आप चाहे किसी भी रूम में रख दो, ठीक है, या फिर किसी बर्तन के अंदर डाल दो, बॉल तो बॉल ही रहेगी ना। वो चेंज होगी क्या? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप एक काम करो कि आपके शॉर्पनर, इरेजर जो है उसको एक बार तो ग्लास में डालो, एक बार जग में डालो, एक बार अलग अलग बर्तन में डालो, तो उनकी शेप चेंज हुई क्या? नहीं चेंज हुई। लेकिन ऐसा ही अगर किसी द्रव के साथ किया जाता है तो द्रव को जैसे गिलास में डालोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेगा, ठीक है। जिस बर्तन में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। यानी कि यहाँ पर द्रवों का जो आकार है वो निश्चित नहीं रहते, लेकिन पानी जितना था उतना ही रहा ना, जितना था उतना ही रहा। इसका मतलब द्रवों का आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही भारी पॉइंट है ये, ठीक है। इसको संभाल के रखे रखिएगा। अगर ये आपने बता दिया तो आपकी जो डेफिनेशन होती है ना ठोस, द्रव और गैस वाली, वो मान्य मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए, द्रव के अंदर आप लिखेंगे कि इनका या द्रवों का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसों की। तो गैसों का जी ना तो आयतन फिक्स रहता, ना ही इनका आकार फिक्स रहता। जैसे आकार में डालोगे वैसे आकार में ढल जाएगी। जितने बड़े रूम में डालोगे उतनी जगह घेर लेगी, जितनी जगह दोगे उतनी जगह घेर लेगी। इसका मतलब क्या है कि इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ऐसा आप किसके बारे में कहोगे? गैस के बारे में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चौथा पॉइंट और है, उसके बाद हम जो है क्लास कंप्लीट करते हैं हमारी। चौथा पॉइंट है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो।
ठीक है, किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिख लो। इस टेबल को कंप्लीट करते फिर दोबारा से जो है संपीड़ितता को समझेंगे। पहले संपीड़ितता क्या होती है और फिर तीनों में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो ठोस में संपीड़ितता नहीं होती, द्रवों में संपीड़ितता होती है और गैस में बहुत अधिक संपीड़ितता होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो कि इसके अंदर बहुत अधिक संपीड़ितता और इसके अंदर संपीड़ितता होती है, लेकिन ठोस के अंदर संपीड़ितता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि संपीड़ितता होती क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। जब भी क्वेश्चन आए कि ठोस को परिभाषित कीजिए, द्रव को परिभाषित कीजिए, गैस को परिभाषित कीजिए या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताइए, तो आपको बस 4 पॉइंट लिख करके आने हैं। 4 पॉइंट लिख दिए तो आपका जो है काम बन जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं संपीड़ितता को, कि संपीड़ितता क्या होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को दबा रहे हो। आपने किसी चीज़ को दबाया, प्रेशर लगाया, तो वो कितनी दब रही है। एक्चुअल में आपने किसी को दबाया तो वो एक्चुअल में कितनी दब रही है, उसको कहते हैं संपीड़ितता। ठीक है, इसको डिफाइन भी हम आगे चल करके करेंगे। ठीक है, तो संपीड़ितता का मतलब समझ लो कि कोई चीज़ को आप प्रेशराइज कर रहे हो तो वो कितना दब रही है, यानी कि उसके आयतन में कोई कमी आ रही है क्या। किसी चीज़ को आपने दबाया तो उसके आकार में, उसके आयतन में कोई कमी आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ठोस चीज़ को दबा करके देखो, उसके आयतन में कोई फर्क आया क्या। आप कहेंगे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम द्रव को संपीड़ित करके देखते हैं तो द्रव थोड़े बहुत संपीड़ितता रखते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत दब जाएंगे। ठीक है, कैसे दबेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझोगे कि एक बर्तन, मान लीजिए कि एक बर्तन इस तरह से ले लिया गया और वहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया। पिस्टन का मतलब होता है कि जैसे सिरिंज में होता है ना, वैसे पिस्टन होता है। ठीक है, पिस्टन से जैसे आप इसको दबाओगे, जैसे पिस्टन को नीचे लेकर के जाओगे तो द्रव थोड़ा सा संपीड़ित हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसी तरीके से जब हम गैस को संपीड़ित करेंगे तो वो गैस संपीड़ितता का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम पिलो पर सोते हैं। जब पिलो पर सोते हैं तो पिलो के अंदर की जो गैस होती है उसमें बहुत सारा स्थान होता है, और जब हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाती है। ठीक है, अगर वहीं पिलो अगर लकड़ी का बना होता तो क्या वो दबता क्या। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दबता। ठीक है, तो यही उसकी वजह होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसा किस वजह से होता है कि ठोस संपीड़ित नहीं होते, द्रव थोड़े होते हैं और गैस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी रिक्त स्थान है, तब आप उसको दबाओगे तो वो एक दूसरे के पास आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन ठोस के जो कण हैं वो तो पहले से इतने पास हैं। ठीक है, कि ठोस के जो कण हैं वो तो पहले से एक दूसरे के बहुत पास है, अब उनको और दबाया नहीं जा सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन द्रव जो है उनके कणों के मध्य थोड़ा थोड़ा वैसे स्थान पड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको दबाओगे तो ये एक दूसरे के पास ऐसे आ सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इनको अगर आप दबाओगे तो इनके बीच में थोड़ी जगह है, तो ये जो है एक दूसरे के साथ सेट हो सकते हैं। और गैस के अंदर तो बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी इस तरह से, ये तो बहुत दूर है, तो इनको जब पास लेकर के आएंगे तो अपने को तो ऐसे लगेगा ना। देखिए अब यहाँ पर अपने को क्या लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ थी और उसको इकट्ठा करके हमने कितना बना दिया, सिर्फ इतना सा बना दिया। कर सकते हैं ना। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ इसको इकट्ठा करके इतना सा बना दिया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप दबाओगे तो दबेगा क्या? नहीं, ठोस थोड़े बहुत दब जाएंगे। तो इसी को कहते हैं संपीड़ितता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस लेक्चर में हम इतना ही समझ पाएंगे। फिलहाल हमने क्या किया, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में अंतर को समझा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पहले समझेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीनों में हर एक प्रॉपर्टी में तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इन तीनों अवस्थाओं को आपस में कैसे बदला जा सकता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होपफुली ये लेक्चर जो इसमें हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें जो भी हमने डायग्राम बनाए तो आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत अच्छे डायग्राम आपने बनाने हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहाँ पर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाए हुए मिलेंगे। तो पीडीएफ के लिए रेडी रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।